श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में मैं श्यामलाल प्रजापत प्राध्यापक हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपको कक्षा 12वीं में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत शब्द शक्ति से संबंधित 2 अंक का प्रश्न आता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने को बहुत ही आसान है कि हिंदी विषय बहुत ही सरल है, परंतु जब इसके वास्तविक धरातल में आप अध्ययन के लिए उतरते हैं तो हमें विदित होता है कि जितना कहना आसान है उतना हिंदी विषय को समझना आसान नहीं है। यदि आप इसके अंदर रुचि लेते हैं तो यह विषय बहुत ही सरल आपके लिए बन जाता है। इस 2 अंक के प्रश्न को हम बहुत ही सरलतम तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षक की कलम से पूरे 2 अंक हमारे खाते में जमा करने का पूरा सकारात्मक प्रयास करेंगे। यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, मैं समझता हूं कि आपके परीक्षक अंक काटने पर उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। शब्द शक्ति की परिभाषा। किसी भी बिंदु को जानने से पहले उसके बारे में हमें परिचित होना जरूरी होता है कि यह क्या है। शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द है जो वक्ता द्वारा बोला जा रहा है, उसके अंतर्गत क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको समझना ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार माने गए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं और ये ही आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। इसका पहला प्रकार है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा प्रकार है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। आप इसको बहुत ही गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे तो तीनों शब्द शक्तियों के अंतर्गत अंतर है वो आप समझ सकेंगे। सर्वप्रथम अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा से हम परिचित होंगे, जो तीनों शब्द शक्तियों में से बहुत ही सरल है। वह शब्द शक्ति जिससे हमें लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है। लोक प्रचलित यानी जो मुख्य अर्थ है जिसे हम सामान्यतः समझ सकते हैं, वह लोक प्रचलित अर्थ कहलाता है और वह अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिना किसी प्रकार मस्तिष्क पर दबाव के हमें सीधा सीधा लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो रहा है कि मोहन नाम का एक बालक है और वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, ममता फल खा रही है। ममता नाम की कोई बालिका है, वह फलों का सेवन कर रही है। सामान्य सी बात है, लोक प्रचलित अर्थ के माध्यम से ये हमें समझ में आई। और शब्द शक्ति का जो दूसरा भेद है लक्षणा शब्द शक्ति, वह इससे थोड़ा सा अलग है। कैसे? जिस शब्द शक्ति से लोक प्रचलित अर्थ में बाधा होने के पश्चात किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं लक्षणा का मतलब लक्षण। और जैसे इसको समझेंगे हम, राजस्थान जाग उठा। राजस्थान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु राजस्थान के लोगों में जागृति आ गई। स्वतंत्रता के लिए वो
उठ खड़े हुए और संघर्ष करने की ठान ली। तो ये राजस्थान के लोगों के लिए एक जानकारी है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत ही सरल और सीधा होता है, तो उसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं कि यह तो मेरी गाय है, यानी इसका स्वभाव बहुत ही सीधा है, सरलता से युक्त है। इसके साथ साथ के अंदर हम लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब लाला लाजपत राय एक क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले थे, परंतु वो जंगली जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि लाला लाजपत राय के अंदर अदम्य साहस, निडरता का भाव और वीरता का भाव भरा हुआ था, तो उनके लिए हमने कह दिया लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर लोक प्रचलित अर्थ प्रकट होता है और लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब विद्यार्थियों, जो शब्द शक्ति का तीसरा भेद है वह इन दोनों ही शब्द शक्तियों से अलग है। कैसे? जब लोक प्रचलित अर्थ तथा मुख्य अर्थ दोनों से ही वक्ता के कहे गए शब्द के अर्थ में बाधा आती है, यानी वक्ता ने क्या बोला है उसका अर्थ सरलता और सहजता के साथ में श्रोता ग्रहण नहीं कर पाता है, तो वहां कथन के संदर्भ में अनुसार अन्य अर्थ समझा जाता है, वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है श्याम हो गई। यदि हम प्रारंभिक रूप से देखें तो हमें विदित होता है कि यह लोक प्रचलित अर्थ को ही परिलक्षित कर रहा है, परंतु विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा और गंभीर होकर के इस वाक्य को समझिए। जब आप श्याम हो गई यह वाक्य सुनते हैं तो एक मजदूर यह निर्णय करता है कि मुझे मेरा काम छोड़कर अब गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक पुजारी जी जब यह वाक्य सुनेंगे तो वो यह निर्णय करेंगे कि मुझे अब मंदिर की आरती की तैयारी करनी चाहिए। एक गृहिणी जब इस वाक्य को सुनेगी तो वह विचार करेगी मुझे अब खाना पकाने की तैयारी में व्यस्त हो जाना चाहिए। और जो कार्यालय गए हुए हैं वे जब इस शब्द को सुनेंगे, इस वाक्य को सुनेंगे, तो वो ये निर्णय लेंगे कि मुझे अब घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपको मैं समझाऊंगा कि आपको परीक्षक की कलम से शब्द शक्ति से संबंधित जो 2 अंक का प्रश्न निर्धारित है उसको आप अपने खाते में पूरा जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी कोई विशेष नियमावली नहीं है जो जटिलता से युक्त हो और आप उसको समझने में असक्षम हो। आप सभी असीम ऊर्जा के पुंज हैं और ऐसे सामान्य सी परिभाषाएं वो तो आपके चुटकी का खेल है। आशा है शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न आपने समझा है और इसका और भी अभ्यास करेंगे। गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न दिया गया है, शब्द शक्ति के सभी भेदों को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको प्रश्न को समझ लेना है और उसका उत्तर है वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में देना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।